हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन को। स्टूडेंट्स, आपके बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं इससे रिलेटेड कि आप इसको याद करते हैं लेकिन बाद में आपको भूल जाती हैं, पेपर में मिक्स हो जाती हैं। कौन सी इक्वेशन करनी है, दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाती है। तो इनकी वजह क्या है, आपने समझ ही नहीं होती, उसको ऐसे ही रट्टा लगाया होता है या उसको मेमोराइज किया होता है, स्टेप्स लॉजिक नहीं समझी होती है उसकी। तो इस वीडियो में मैं आपको एक एक पॉइंट लॉजिक के साथ बताऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, एक बार अच्छे से सीख लें ताकि आपको दोबारा कभी इसको सीखने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इसकी इनिशियल जो ग्राफ बनाने के लिए कैसे ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन की स्टेटमेंट आएगी और फिर आपको बताऊंगा कैसे हमने ड्राइव करना है। तो पहले हम ग्राफ के लिए जो मटेरियल है वो हम लिखेंगे। सबसे पहले बच्चों आपने क्या सपोज करना है कि एक बॉडी है जो कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी से मूव करती जा रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी को हम वी आई से डिनोट करते हैं। तो यही बात मैंने यहां पर बताई कि एक बॉडी जो रेस्ट पे नहीं है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसकी शुरू वाली वेलोसिटी जहां से हमने उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया वो है वी आई इनिशियल वेलोसिटी। आई का मतलब इनिशियल यानी शुरू वाली वेलोसिटी। ओके, तो बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है एक जैसा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है कि एक सेकंड में कोई बॉडी अपनी वेलोसिटी को कितना चेंज करती है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि बॉडी हर सेकंड के बाद वेलोसिटी एक जितनी चेंज करती जाएगी। यानी अगर एक सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड थी, अगले सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, नेक्स्ट सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। ये नहीं कि एक सेकंड में डायरेक्ट बहुत ज्यादा ऊपर चली गई फिर बहुत नीचे आ गई, इस तरह से नहीं होगा। तो यूनिफॉर्म लफ्ज का मतलब होता है एक जैसा। आपके कपड़ों को जो क्या स्कूल का ड्रेस होता है यूनिफॉर्म क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबके एक जैसे हैं। ओके, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है का मतलब ये होता है कि इसकी वेलोसिटी एक जैसी बढ़ेगी। एक जैसी बढ़ेगी तो बोल देंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब कुछ टाइम टी के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होकर वी एफ हो जाएगी, क्योंकि लगातार बढ़ रही है ना टाइम के रिस्पेक्ट से। तो शुरू में वी आई थी, अब टी टाइम गुजरने के बाद अब वेलोसिटी हो जाएगी वी एफ। अब स्टूडेंट इसका ग्राफ हमारे पास इक्वेशन का ये बनाया जाता है। अब आप ये पूछेंगे कि ये ग्राफ ऐसा क्यों होता है इसका, उसकी लॉजिक आपको पहले बता देता हूं कि क्यों इसका इस तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। बच्चों हमने बात की कि बॉडी मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जो बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करती है उसका ग्राफ हमेशा आपको इस तरह से स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब देखिए कैसे। मान लो एक बॉडी जो है वो 12 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी, हमने उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 12 मीटर्स पर सेकंड। ओके, अब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करने का मतलब इसकी वेलोसिटी एक जैसी बढ़ती जाएगी, हर सेकंड के बाद बराबर बराबर बढ़ेगी, इक्वल इक्वल इंक्रीज होगी। तो बच्चों एक सेकंड के बाद वेलोसिटी इंक्रीज होकर 14 हो गई। कितना इंक्रीज हुई 2 मीटर पर सेकंड। अब अगले सेकंड के बाद फिर और 14 से 16 कितना इंक्रीज हुई 2। नेक्स्ट सेकंड में 3 से 4 सेकंड में क्या हुआ 16 से 18। इसी तरह नेक्स्ट सेकंड में 18 से 20। तो हर सेकंड के बाद वेलोसिटी 2 इंक्रीज हो रही है। देखिए बेटे 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, 18 से 20। ये जो एक जैसा इंक्रीज आता है ना बच्चों, इसका मतलब है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, तो इसलिए इन पॉइंट्स को सारों को आप मिलाएंगे। देखिए 1 सेकंड में इतनी वेलोसिटी, 2 सेकंड में इतनी, 3 सेकंड में इतनी वेलोसिटी, इन सबको मिलाएंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इसलिए जो कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही होती है उसका ग्राफ आपको इस तरह से मिलता है। अब ये आपको पेपर में ड्रा करने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए था। पेपर में आपने ये ग्राफ ड्रा करना है, इसीलिए हमने ये टाइम एक्सिस ले लिया और ये वेलोसिटी है वाई एक्सिस के ऊपर। ओके, यहां से हमने टाइम स्टार्ट किया। इनिशियली उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, जैसा हमने यहां बताया कि बॉडी इनिशियल वेलोसिटी वी आई से मूव कर रही है। तो इस पॉइंट के ऊपर जो इसकी वेलोसिटी है वो वी आई है, उसको हम इस लेंथ वी आई से रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके बच्चों, अब क्योंकि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करती जा रही है, टाइम गुजरता जा रहा है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती जा रही है। जब टाइम टी गुजर गया तो अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी, इसको वी एफ कहेंगे बच्चों। ये हमारे पास वी एफ रिप्रेजेंट कर रहा है उसको। ओके, तो इस तरह से हमने ग्राफ ड्रा किया। जो टाइम यहां से लेके यहां तक लगा उसको हमने टी का नाम दे दिया। चलिए अब हम इसको स्टेटमेंट को पढ़ेंगे इसकी और फिर बताएंगे कि किस तरह फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम डिराइव करेंगे। बच्चों इसमें सबसे मेन चीज आपकी स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट याद रखनी है आपने, वो क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी गिव्स एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। जो एक लाइन की स्लोप है, ये जो ग्राफ है ना बच्चों, ये ग्राफ ए बी, इसकी जितनी स्लोप है वो स्लोप आपको बताती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। ये है हमारी इसकी स्टेटमेंट। इसको मैथमेटिकली लिखेंगे। यहां पर देखो बच्चों, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन ए बी।
ओके, अब स्लोप का क्या फार्मूला होता है? अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये एक ट्राइंगल बन रही है। अगर ऐसी कोई ट्राइंगल हो और ये जो लाइन ए बी इस तरह की यानी हाइपोटेन्यूज है, उसका हम स्लोप मालूम करना चाह रहे हैं, तो बच्चों वो स्लोप कैसे मालूम करते हैं? फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस के थ्रू हम इसकी स्लोप फाइंड करते हैं। ओके, तो इसलिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इसमें परपेंडिकुलर क्या है? इस ट्राइंगल के अंदर BC और बेस क्या है? AC। तो यहां पर लिख देंगे BC ओवर AC। ओके, अब बच्चों जो यहां से लेकर यहां तक लेंथ है ना OA, वो इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो क्योंकि वेलोसिटी वाली लाइन है ना, यहां से यहां तक इनिशियल वेलोसिटी, और जब यहां से लेकर यहां तक ये जो लेंथ है, ये फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह से अब क्योंकि OA और CD ये देखें ये इसके इक्वल है, तो ये भी VI के इक्वल हो सकती है। हम कह सकते हैं कि दिस इज आल्सो इक्वल टू VI। ओके, तो इसी तरह जो BD है, BD और ये लेंथ देखे बराबर है, तो इसको हम VF कह सकते हैं। ओके, यहां पर अब क्या इश्यू आया कि AC की वैल्यू तो हमें पता है, देखें OD भी T के बराबर है, AC भी क्योंकि इसके बराबर है, तो ये भी कितना होगा बच्चों? ये भी T के इक्वल है। देखें AC OD बराबर है, अगर ये T तो फिर ये भी T होगा। लेकिन BC की क्या वैल्यू है ये नहीं पता हमें। तो अब हमने BC की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने थोड़ा सा इसके अंदर चेंज लाना है। ये जो BC है ना, इसकी जगह बुक में लिखा हुआ BD माइनस CD। अब आपने ऐसे ही रट्टा लगाया होता है BD माइनस CD, तो क्या कर रहे होते हैं? CD इधर लिख देते हैं, BD इधर लिख देते हैं, गलत हो गया। या आप इसको BC लिख देते हैं, इसको कुछ और लिख देते हैं, गलत हो गया। क्यों? लॉजिक नहीं है आपके पास। तो बच्चों आप सीखना है यहां पर मेन पॉइंट कि आखिर ये कहां से आया, कैसे आया। दो तरीकों से समझाऊंगा जिस तरीके से आपको समझ आ जाए। पहली बात यह कि BC कर क्यों नहीं ऐसा? क्योंकि BC की वैल्यू हमारे पास बच्चों नहीं है। ओके, तो देखें यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है BD है। ओके, यहां लिख दिया BD। अब ये दो पीसेस में ब्रेक होती है, एक BC और ये CD, ये वाला पीस और दूसरा ये वाला पीस। ये दोनों ऐड होते हैं तो मुकम्मल BD बनता है। इसलिए मैंने लिखा कि BD इज इक्वल टू BC प्लस CD। देखें C से लेकर D तक प्लस C से B तक, ये दोनों ऐड करेंगे तो आपके पास बनेगा BD। यहां पे आप लिख लें। अब BD की वैल्यू आपके पास है, BD क्या होता है? BC VF के इक्वल। CD की वैल्यू है आपके पास ये C और ये D, इस तरह से ये VI है। आपको वैल्यू किसकी मालूम करनी है? BC की। तो बच्चों आप इसको इधर लाके माइनस कर देंगे, BD माइनस CD इज इक्वल टू BC। ये वैल्यू जो है वो आपने यहां पर पुट की है, BD माइनस CD। और क्यों पुट की है? क्योंकि BC की वैल्यू आपके पास नहीं है, तो इसलिए हमने इसके रिलेशन चेंज करके ये वैल्यू पुट की है। अब इसकी वैल्यू BD की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, ये VF होती है। CD की वैल्यू भी मौजूद है, ये VI होती है। अगर समझ ना आए तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है। देखें आपके पास एक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग है, मैंने इसको दो पीसेस में कट कर दी। इसका लेंथ का नाम क्या था? इस एंड का नाम D, इसका नाम B, यानी ये BD है। ओके, मैंने यहां से इसको C पॉइंट से कट कर दिया। इस पूरे की लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। इस पीस की लेंथ कितनी है? 7 सेंटीमीटर। अगर आपको ये भी पता है और ये भी पता है, अब अगर आपसे पूछूं तो बताएं ये वाला पीस फिर कितने का होगा? आप फौरन से आंसर करेंगे सर 3। ऐसा ही है। तो अब आपने आंसर कर दिया 3, मगर आप ये सोचें कि आपके माइंड में ये आंसर 3 कैसे आया? आपने इस 10 सेंटीमीटर में से इस 7 सेंटीमीटर को माइनस किया था। 10 सेंटीमीटर माइनस 7, तो आपको मिला आंसर 3। ऐसा ही किया था ना आपने, 10 माइनस 7, तो 10 क्या है हमारे पास बच्चों? BD। आप यूं याद रख सकते हैं इसको, दिस इज BD। और 7 क्या है हमारे पास? CD। और 3 क्या है? BC। तो इस तरह भी आप याद रख सकते हैं कि BC जो है वो हमारे पास इक्वल है BD माइनस CD। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हमने क्यों इस तरह लिखा, लॉजिक भी, और ये इस तरह कैसे आया BC इज इक्वल टू BD माइनस CD। ओके बच्चों, अब BD माइनस CD लिखा आपने। BD किसके इक्वल है? फाइनल वेलोसिटी के, VF लिख देंगे। CD किसके इक्वल? यहां मैंने ये बताई हुई है, CD और OA दोनों बराबर है VI के, BD बराबर है VF के, AC और OD दोनों बराबर है T के। तो बच्चों BD की जगह लिखा VF, CD की जगह लिखा VI और AC की जगह लिखा आपने टाइम T। ओके, तो अब क्या होगा? ये T यहां पर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AT इज इक्वल टू VF माइनस VI। बच्चों ये आ गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हमने रीअरेंज करना है। जस्ट VI जो इधर माइनस हो रही है, इधर लाके इसको प्लस कर देंगे, तो VI प्लस AT इज इक्वल टू VF।
बेटा ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हमने लॉजिक के साथ एक एक चीज क्लियर करके आपको बता दी। कोशिश करें कि इसको अच्छे तरीके से अब प्रिपेयर कर लें। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या है, जरा उस पर गौर करें। वो स्टेटमेंट क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। अब बच्चों ग्राफ का क्या है, हमारे पास ये ए से लेके बी तक जो लाइन है ये ग्राफ है। अब इसके अंदर जितना एरिया आता है उसको बोलेंगे एरिया अंडर द ग्राफ। देखिए इसके अंदर ये सारा एरिया जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये सारा एरिया आता है। इस एरिया को दो पार्ट्स में हम सेपरेट कर सकते हैं, एक ये ट्राइंगल और एक ये रेक्टेंगल। ओके बच्चों, अब हमने करना क्या है, इसको टोटल डिस्टेंस को हम शो कर देंगे एस से और इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ, एरिया ऑफ ओ ए बी सी डी। इसको दो पार्ट में सेपरेट करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मैं रेक्टेंगल का सिंबल बना देता हूं, आप लोगों ने पूरा लिखना है रेक्टेंगल, ओ ए सी डी। इन दोनों का एरिया आपने प्लस करना है तो वो टोटल डिस्टेंस के इक्वल होगा। अब बच्चों आपने चाहे तो इसी इक्वेशन के अंदर यहां वैल्यू पुट करते रहें, चाहे तो पहले सेपरेटली एरिया कैलकुलेट कर लें और फिर इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आप पुट कर दें। इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन 1। ओके, इसको इक्वेशन 1 लिख दिया हमने। अब बच्चों हम पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करते हैं हम नंबर 1 पे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी। अब आपको पता है रेक्टेंगल के एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इनटू विड्थ। सिंपली अगर हमारे पास ये यहां पर मैं ड्रा कर देता हूं, ये हमारे पास एक इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है। लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एरिया आ जाता है। तो बच्चों क्या करेंगे, हम इसकी विड्थ इनटू लेंथ कर लेते हैं। ओ ए इसकी विड्थ है, ओ ए मल्टीप्लाई बाय लेंथ क्या है इसकी, ओ डी। यहां पर देखें इस रेक्टेंगल की लेंथ ओ डी और विड्थ ओ ए, तो ओ डी कर दिया हमने ये। अब हमने इसकी वैल्यूज पुट करनी है। ओ ए किसके इक्वल है बच्चों, ओ ए वी आई की इक्वल है। यहां पे सिंपली आप पुट कर देंगे इनिशियल वेलोसिटी वी आई मल्टीप्लाई बाय ओ डी। ओ डी किसके इक्वल है आपके पास, ओ डी रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, तो यहां पर आप लिख देंगे टाइम। इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, वी आई टी। ठीक है, इसको हम ऐसे 2 कह देते हैं। फिर हम एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं इस ट्राइंगल का। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास बच्चों, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों। अगर आपको ये प्रॉब्लम कर रहा है, अगर आपको समझ नहीं आता तो उसका क्या हल है, आप वो बताता हूं। बच्चों जरा सुनो गौर से। मान लो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, इसकी ये विड्थ है और ये लेंथ है, ये विड्थ है और ये लेंथ है। ओके, ये आमने सामने बराबर होते हैं। इसका एरिया कैसे निकालेंगे आप, बस एरिया आता है आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ओके, अब अगर मैं इसको यहां से ऐसे कट कर दूं, ये ऐसे देखें, तो अब जो मैंने हाईलाइट किया ये क्या बन गया आपके पास, तो आप बोलेंगे ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल यानी कि रेक्टेंगल के एरिया को हाफ कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। इसी तरह अगर मैं ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो फिर मैं एरिया के लिए क्या बोलूंगा, 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब लेंथ इसके अंदर क्या कहलाएगी, इसकी विड्थ कहलाएगी यहां पर इसका परपेंडिकुलर और इसकी लेंथ कहलाएगी यहां पर इसकी बेस। तो बच्चों इस तरह से आपको ये बात क्लियर होगी कि रेक्टेंगल में सिंपली एक विड्थ को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एरिया आ जाता है। क्योंकि जो ट्राइंगल होती है वो रेक्टेंगल का हाफ होती है, उसको हाफ करें अगर आप यहां पर तो फिर आपको लेंथ इंटू विड्थ मिलेगी। तो यह आपके पास बन जाता है एरिया इज इक्वल टू 1/2 ऑफ लेंथ इंटू विड्थ। क्योंकि लेंथ इंटू विड्थ पूरा एरिया है रेक्टेंगल का, ट्राइंगल उसका हाफ होती है, इसलिए 1/2 टाइम लेंथ इंटू विड्थ। बच्चों ये लॉजिक है, इसलिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहां पर हम बेस इंटू परपेंडिकुलर लिख देते हैं। क्यों बेस इंटू परपेंडिकुलर लिखा, मैंने आपको लॉजिक बता दी। ओके, तो बच्चों 1/2 आप लिखेंगे। अब बेस क्या होती है आपके पास, बेस आपके पास इस ट्राइंगल की बेस क्या है, AC। तो मैं लिख देता हूं यहां पर AC। AC की क्या वैल्यू है, चलिए मैं पहले AC लिख देता हूं।
AC मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर क्या है इसके अंदर, परपेंडिकुलर है BC, तो यहां लिख दिया BC। अब यहां एक और बड़ी इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन है, यहां पे जरा सुन ले गौर से, जो मिस्टेक होती है बच्चों से। AC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास टाइम को। ये देखें AC OD बराबर है टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां लिख देते हैं हम टाइम, ओके, मल्टीप्लाई बाय BC, अगेन BC आ गया, BC की तो वैल्यू हमारे पास नहीं होती, तो BC किसके इक्वल है, BC इज इक्वल टू BD माइनस CD। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यहां से लेकर यहां तक लेंथ आपको पता है, यहां से लेकर यहां तक लेंथ भी आपको पता है कि ये सारी VF है, इसमें से इतनी VI है, तो फिर ये कितनी होगी वो आप इस टोटल में से ये माइनस कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, VF माइनस VI। फिर से सुन ले, ये BD यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है, लेट सपोज ये 10 सेंटीमीटर है, और यहां से यहां तक जो इसका ये वाला पीस है अगर ये 6 सेंटीमीटर है, तो फिर ये कितना होगा, आपका आंसर होगा 4। कैसे 4 निकाला, इस टोटल में से आपने ये माइनस किया, इसीलिए जब हमने BC की वैल्यू निकालनी है तो इस टोटल में से आप ये माइनस कर देंगे, क्योंकि ये भी नाउन है ये भी नाउन है, तो माइनस करेंगे तो आपको मिलेगी ये वाली वैल्यू। बच्चों वही लॉजिक जो मैंने आपको फर्स्ट इक्वेशन में दी, तो BC इज इक्वल टू VF माइनस VI। यहां पर लिख देंगे आप VF माइनस VI, VF माइनस VI। अब अगर आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करें तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, यहां पर मैं ये 3 डॉट लगा के इसको यूज कर रहा हूं, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। तो बच्चों AT किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, VF माइनस VI। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आपने यहां पर वैल्यू पुट की, VF माइनस VI किसके इक्वल होता है, AT के। तो बच्चों ये जो VF माइनस VI लिखा हुआ है ना, इसकी जगह पर आपने पुट कर देना है AT, 1 डिवाइडेड बाय 2 T मल्टीप्लाई बाय AT। अब T को T से मल्टीप्लाई करेंगे तो T का स्क्वायर बन जाएगा, इस तरह से आपको वैल्यू मिलती है जी 1/2 AT का स्क्वायर। ये आ गया आपके पास इसका थर्ड पार्ट, ओके। तो हमने बच्चों क्या बताया था कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड, जिसको हमने एस से डिनोट किया, इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, ये स्टेटमेंट थी। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया में दो पार्ट है, एक ट्राइंगल है एक रेक्टेंगल है, इसलिए हमने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओके। ये टोटल एरिया हो गया बराबर है डिस्टेंस के। अब हमने अलग अलग इनके एरियाज निकाले, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज इक्वल टू VIT, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर। बुक में डायरेक्ट AT स्क्वायर लिखा हुआ है, अब ये जो स्टेप्स हैं बुक में नहीं, इसलिए मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। यही तो प्रॉब्लम बनती है आपके लिए कि आपको भूल जाते हैं, आपको रट्टे लगाने पड़ते हैं, ओके बच्चों। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों आपने पुट करनी है इस इक्वेशन के अंदर, तो आपके पास आ जाएगा S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये आ गई जी आपके पास आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब आपको क्लियर हो गया होगा, इसके अंदर हमने कोई मुश्किल काम नहीं किया, सिर्फ इतनी सी स्टेटमेंट याद रखिए कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। उसमें दोनों एरिया आ जाते हैं, ट्राइंगल के और प्लस रेक्टेंगल के, और अलग अलग इनका ट्राइंगल का और रेक्टेंगल का एरिया निकाला है और उसकी वैल्यूज पुट कर दी और कुछ नहीं किया। यहां पर जो पॉइंट था BC की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं थी, दोबारा से हमने उसकी वैल्यू यहां से निकाली इस रिलेशन से कि BC बराबर होता है BD माइनस CD। अब BD VF है, CD VI है, तो BC बन जाता है VF माइनस VI के, VF माइनस VI लिखा। अब फिर इसके अंदर जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से यहां पर वैल्यू पुट की बच्चों, VF माइनस VI बराबर होता है AT के। तो T एक ये था और ये इसकी जगह पर भी आ गया हमारे पास AT, इस तरह से हमारे पास AT स्क्वायर रहेगा। ये एक सिंपल कंफ्यूजन थी जो कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम करती है, जो कि इनको फिर रट्टे लगाने पड़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी थर्ड इक्वेशन की जानिब। बच्चों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर क्या है, वही सेम टू सेम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वाली स्टेटमेंट है जो आपको याद रखनी है। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू द एरिया अंडर द ग्राफ। बच्चों टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, ये एरिया AB हमारे पास ग्राफ है, इसके अंदर ये सारा एरिया आ रहा है। डिफरेंस क्या है, सेकंड इक्वेशन के अंदर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करके ट्राइंगल का अलग एरिया निकाला, रेक्टेंगल का अलग निकाला, फिर उनको ऐड किया था। इस बार ऐसा नहीं करना, यहां पर आपको कंप्लीट एरिया एक ही बार निकालना है।
तो बच्चों क्या करेंगे, ये हमारे पास इस तरह की शेप बनती है जिसको हम ट्राइपेजियम कहते हैं। इसका एरिया निकालना है। अब इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अगर आपको याद नहीं है तो आप किस तरह से इसको समझ सकते हैं, ये फॉर्मूला सेम टू सेम आसानी के साथ। बच्चों एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यही होता है हमारे पास। लेकिन इसके अंदर विड्थ सेम है लेकिन लेंथ, ये एक छोटी लेंथ है एक बड़ी लेंथ है, तो आप ले लें एवरेज लेंथ, AV एवरेज। एवरेज क्या बनती है आपके पास, स्मॉलर लेंथ प्लस ग्रेटर लेंथ BC डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर दें आप विड्थ से, विड्थ क्या है इसकी OD। तो बच्चों देख लो सेम टू सेम वही चीज आ गई आपके पास। तो अगर आपको भूल जाए, ना समझ आ रहा हो एरिया ऑफ ट्रापेजियम क्या, तो परेशान बिल्कुल नहीं हो, एवरेज लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ ले लेंगे, एवरेज लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो इस तरह से बच्चों आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। अब मैं आपको इसी तरह से लिख के बताता हूं फॉर्मूला। देखिए हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रापेजियम है हमें नहीं आता, अगर लेट्स सपोज, तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज लेंथ, तो बड़ी वाली लेंथ क्या है BD, छोटी वाली क्या है प्लस उसका नाम है जी OA, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये बन गया हमारे पास एवरेज, यानी एवरेज लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। विड्थ क्या है इसकी OD, ये बच्चों आ गया आपके पास OD। अब BD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, B से लेकर D तक बच्चों VF को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां लिखेंगे आप VF प्लस OA किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, VI को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके, डिवाइडेड बाय टाइम 2। तो बच्चों ये आ गया आपके पास VF प्लस VI डिवाइडेड बाय टाइम। OD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय टाइम। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके लिए बनता है, जो आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी हम BC बाय AC से, BC बाय OD से, या OD बाय BC से, यहां स्टूडेंट आता है तो फिर वो परेशान हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है पेपर के अंदर। सबसे ज्यादा मिस्टेक यहां पर होती है। तो मैं उस पॉइंट को ही खत्म कर देता हूं, हम अपने तरीके से कर लेते हैं उसको। बच्चों आप ऐसा करो कि ये जो T है ना, T फर्स्ट इक्वेशन से T की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका। ओके, अब देखें VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, आप हेडिंग देंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हुए VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। बच्चों VI को इधर ले आओ तो बन गया VF माइनस VI इज इक्वल टू AT। ओके, अब क्या करेंगे, ये जो AT है ना, A यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इधर आके डिवाइड हो जाएगा, T की वैल्यू आ गई VF माइनस VI डिवाइडेड बाय A। बच्चों वैल्यू यहां पुट करो, प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो पुट करता हूं मैं यहां पर वैल्यू S VF प्लस VI डिवाइडेड बाय 2 इंटू टाइम की जगह क्या पुट कर देंगे आप, VF माइनस VI डिवाइडेड बाय A। ये इतना सा काम है बस। अब A और S दोनों तरफ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2AS, इधर क्या रह गया हमारे पास बच्चों, VF प्लस VI, इधर क्या रह गया, VF माइनस VI। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा, अगर आपको नहीं याद तो बता देता हूं, A माइनस B इंटू A प्लस B, ये किसके इक्वल होता है, ये बराबर होता है A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। क्योंकि इन दोनों में A भी है, एक में माइनस है एक में प्लस है, दोनों मल्टीप्लाई हो रही है तो बनता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये भी VF VI एक में प्लस है एक में माइनस है, तो क्या बनेगा बच्चों, फॉर्मूला लगाएंगे VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 2AS। लो बच्चों बहुत आसानी के साथ आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाजमी इसके कमेंट करके बताया करें, अपनी राय का इजहार किया करें, इसके साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।